जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सुना रहा हूं आगे की कहानी, द घोस्टमैन भाग 2। पिछली कहानी में आपने सुना कैसे उत्तर पूर्वी भारत के एक छोटे शहर में काम करने वाले सिब्बू और रहमान जब रोज की तरह लकड़ियां काटकर घर लौट रहे थे तो घनी कोहरे की वजह से रास्ता भटक जाते हैं और शहर से दूर एक घनी जंगल में जानवरों के बीच फंस जाते हैं। तभी उन्हें वहां बग्गी यानी घोड़ा गाड़ी पर सवार बड़ा काला कोट पहने एक व्यक्ति मिलता है जिसकी अजीब भरी आंखें थी और चेहरा पूरा सफेद। वो उन्हें अपनी हवेली जाने की सलाह देता है। रात का घना अंधेरा और चारों तरफ जंगली जानवरों को देख सिब्बू और रहमान बहुत सोचने के बाद हां बोल देते हैं। कुछ देर बाद जब वो दोनों उस व्यक्ति के साथ उसकी हवेली पहुंचते हैं तो चारों तरफ बर्फ देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो दोनों जैसे ही बग्गी से उतरते हैं, सिब्बू के भाई शंकर का फोन आता है और जब सिब्बू उसे बताता है कि वो किसी हवेली के बाहर है तो उसका भाई उसे भाग जाने के लिए कहता है। सिब्बू इस बात को समझ पाता बग्गी वाला व्यक्ति उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है, पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं अंदर से भयानक आवाजें आने लगती हैं। वो व्यक्ति जोर जोर से कुछ बोलने लगता है। सिब्बू और रहमान बिना समय गवाए बाहर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और रहमान अंदर ही फंस जाता है। सिब्बू कुछ देर रहमान को आवाज लगाने के बाद उस हवेली से दूर भागता रहता है और बेहोश हो गिर जाता है। अगली सुबह जब सिब्बू की आंख खुलती है तो अपने भाई शंकर और पुलिस को सारी बात बता देता है। तब पुलिस ऑफिसर विद्युत उसे बताते हैं कि 1 साल पहले भी 3 लोग गायब हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति जब वापस मिला तो किसी बग्गी वाले और हवेली की बात कर रहा था, पर वो कुछ दिन बाद मर गया और आज तक ना तो कोई हवेली मिली और ना ही कोई बग्गी वाला। कुछ दिन बाद सिब्बू वापस काम पर चला जाता है और एक शाम जब लकड़ियां काट वापस घर लौटने को होता है तो जंगल की ओर वही घोड़ा गाड़ी खड़ा पाता है, पर वो डर में तब सहम जाता है जब वो पाता है कि हाथ में घोड़े की रस्सी लिए रहमान खड़ा है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका है। तब पुलिस उस केस को सुलझाने के लिए फेमस डिटेक्टिव बुमरा की मदद मांग लेती है। अब आगे की कहानी। खबर मिलते ही डिटेक्टिव बुमरा और उनके पार्टनर सैम अगली सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गए और फिर वहां से टैक्सी कर गैंगटॉक के रास्ते शहर की ओर यात्रा शुरू कर दी। गैंगटॉक से वो शहर लगभग 300 किलोमीटर दूर था और जैसे जैसे वो शहर के नजदीक पहुंच रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी। क्या मौसम है, और यहां की वादियां तो और भी खूबसूरत हैं, मजा आएगा, डिटेक्टिव बुमरा ने कार की विंडो से बाहर देखते हुए कहा। वेदर रिपोर्ट की माने तो यहां अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होगी और तापमान भी 0 यानी 0 होगा। मैं तो अपने वो भारी ऊनी वाले जैकेट लाया हूं और ये ड्राई फ्रूट्स भी, ताकि अपने आप को गर्म रख सकूं, सैम ने बुमरा की ओर देखते हुए कहा। दस्ताने नहीं लाए तुम? यहां तुम्हारे हाथ गल भी सकते हैं, बुमरा ने सैम को छेड़ते हुए कहा। अरे हां, दस्ताने तो मैं भूल ही गया, और वो मंकी कैप भी, वो भी ले लूंगा। अपना ख्याल रखना जरूरी है भाई, सैम ने चिंतित होते हुए कहा। कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर ने शहर के पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी लाकर रोक दी। सर, हम पहुंच गए, ये रहा इस शहर का पुलिस स्टेशन, ड्राइवर ने कहा। धन्यवाद सैम, इनको पैसे दे दो, यह कहते हुए बुमरा टैक्सी से बाहर निकल गए। अरे पर मेरे दस्ताने और मंकी कैप, वो कब खरीदूंगा? मैं इसके साथ मार्केट को आता हूं, सैम ने पिछली सीट पर लुढ़कते हुए कार की खिड़की से बुमरा की ओर झांकते हुए कहा, पर बुमरा का गुस्से से लाल चेहरा देख वो वापस सीधे बैठ गया। कोई नहीं, दूसरी टैक्सी ले लेंगे, अपनी जेब में ही हाथ रख लूंगा, बाहर नहीं निकालूंगा, सैम ने यह कहते हुए ड्राइवर को पैसे दे दिए और तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गया। बुमरा और सैम जैसे ही पुलिस स्टेशन में पहुंचे सामने टेबल पर पुलिस अफसर विदित बैठे थे। बुमरा थोड़ी देर एंट्री पर ही ठहर गए और ध्यान से विदित को देखने लगे। पुलिस अफसर विदित किसी फाइल को देखने में व्यस्त थे। कैसे हो दोस्त, बुमरा ने विदित को देखते हुए कहा। विदित ने फाइल से ध्यान हटा सामने की ओर देखा तो खुशी में बोल उठा, बुमरा, अरे नहीं, फेमस डिटेक्टिव बुमरा,
भाई तुमसे मिलने के लिए अब केस का ही सहारा लेना पड़ेगा। विदित ने तुरंत आगे बढ़ बुमराह को गले से लगा लिया। सैम, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त और यहाँ के भावी पुलिसकर्मी विदित। बुमराह ने सैम की ओर देखते हुए कहा। हेलो, आई एम सैम। सैम ने विदित से हाथ मिलाते हुए कहा। हेलो सैम, विदित ने कहा। वो सिब्बू, यही नाम था ना उसका, जो उस बग्गी वाले से मिला था? बुमराह ने विदित से पूछा। हाँ, वो सामने बैठा है, लेकिन अभी भी वो डरा हुआ है। विदित ने दाईं ओर एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। बुमराह तुरंत उस ओर बढ़ गए और सिब्बू से पूछताछ शुरू कर दी। हेलो सिब्बू, मेरा नाम डिटेक्टिव बुमराह है, मुझे तुमसे कुछ जानकारी लेनी है। बुमराह ने कहा। जी सर, पूछिए। तुमने उस व्यक्ति को कब देखा था? सर, मैं और रहमान उस दिन शाम को लकड़ियां काट शहर की ओर लौट रहे थे। बारिश उस दिन कुछ ज्यादा थी तो हमें निकलने में देरी हो गई। मैं रहमान को कह रहा था कि अंधेरा होने से पहले हमें निकल जाना चाहिए, पर वो माना ही नहीं। जब हम कुछ दूर रोड पर आए तो घने कोहरे में भटक गए, और जब कोहरे से बाहर निकले तो सामने सामने वो घोड़ा गाड़ी वाला खड़ा था। वो शैतान है, वो मानव नहीं है। उस हवेली के बारे में बता सकते हो? बुमराह ने पूछा। सर, मैंने ऐसी जगह आज तक नहीं देखी। वो हवेली प्रेत आत्माओं की लगती थी और उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो पूरी हवेली लाल रंग के पेड़ के तनों से ढकी थी जिसके पत्ते सफेद थे। सर, वो प्रेत आत्मा थी। जब हम अंदर गए तो हमें कई प्रेत आत्माओं की आवाज आने लगी। सिब्बू ने कहा। कोई ऐसी बात जो तुम भूल नहीं पाए उस व्यक्ति के बारे में? बुमराह ने पूछा। सर, उसकी आंखें हरी रंग की थी और ना जाने उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसके कारण जंगली जानवर उसकी बात मानते थे। सिब्बू ने कहा। और रहमान, तुम यकीन से कह सकते हो तुमने वहां जंगल के पास रहमान को देखा था? बुमराह ने जोर देते हुए पूछा। हाँ सर, वो रहमान ही था, लेकिन उसका पूरा चेहरा सफेद था। वो मुझे बस घूरे जा रहा था। सिब्बू ने रोते हुए कहा। ठीक है सैम, हमें उस जगह पर चलना होगा जहां सिब्बू ने रहमान को देखा था। बुमराह ने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए कहा। कुछ ही पल बाद बुमराह और सैम उस गोडाउन के पास पहुंच गए जहां सिब्बू और रहमान लकड़ियां काटते थे। शाम ढलने लगी थी और हवा उनके चेहरों से गुजर ठंड के होने का एहसास दे रही थी। बुमराह ठीक उस जगह जाकर रुक गए जहां से जंगल शुरू होता था और चारों ओर देखने लगे। जंगल के अंदर का हिस्सा अंधेरे में डूबा था और उसके भीतर से आ रही जानवरों की आवाज डर का एक नया पैगाम ला रही थी। तभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है ये जंगल हमें उसी हवेली तक लेकर जाएगा। क्यों ना हम यहीं से आगे की ओर बढ़ें? बुमराह ने कहा। यार, तुम्हारे सारे काम उल्टे क्यों होते हैं? शहर के लोगों का कहना है अंधेरा होने के बाद कोई सड़क पर भी नहीं निकलता, और तुम जंगल जाने की बात कर रहे हो। सैम ने कहा। लेकिन बुमराह सैम की बात को अनसुनी कर जंगल की ओर बढ़ने लगे। सैम थोड़ा रुकने के बाद बुमराह के पीछे चल दिया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे अंधेरा बढ़ता जा रहा था और कुछ ही पल बाद घना कोहरा उनको घेरने लगा। कोहरे के साथ पानी की बूंदें उनके चेहरे को छू एक अजीब सी कंपन दे रही थी। कोहरा गहरा होता जा रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। हमें वापस चलना चाहिए, दिन में आना ही ठीक होगा। सैम ने कहा। टॉर्च जला लो और मेरे पीछे पीछे आते रहो, बुमराह ने कहा। अचानक जंगल में जानवरों का शोर बढ़ गया और चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी पेड़ की टहनियों से कुछ आवाज आती तो कभी लगता मानो कोई उनके आसपास चल रहा हो। तभी बुमराह को एक और किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आने लगी। बुमराह ने तुरंत सैम को एक दिशा में भागने को कहा। दोनों गिरते पड़ते दौड़ने लगे और कुछ देर दौड़ने के बाद एक मैदान में आकर रुक गए। यहां कोहरा कम कैसे है? सैम ने पूछा। बुमराह भी कुछ समझ पाते किसी की आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। कहां जा रहे हो तुम दोनों? बुमराह और सैम जब पीछे पलटे तो देखा मैदान के बीचों बीच एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है। घोड़े के पीछे एक बड़ा कोच था और उसके ठीक आगे बड़ा काला कोट पहने एक व्यक्ति हाथ में रस्सी लिए अपनी हैट को ठीक करते हुए उन दोनों की ओर देख रहा था।
सैम के डर में चीख निकल गई। उसने धीरे से बुमराह के कान में कहा, ये सच में प्रेत है। इसका चेहरा तो देखो, बिल्कुल सफेद है, और आंखें, प्रेत आत्माओं की ही आंखें हरी हो सकती हैं। हम शहर में लकड़ियों का व्यापार करते हैं, लगता है रास्ता भटक गए, बुमराह ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। पर तुम दोनों बेहद खतरनाक जगह खड़े हो, जरा देखो तो अपने चारों तरफ। बुमराह और सैम ने जैसे अपने चारों ओर देखा, वो सहम से गए। वहां का दृश्य बेहद भयानक था और उन्हें एक और अंधेरे से अनेकों लाल आंखें दिख रही थी, मानो कई सारे जानवर उनको देख रहे हों। इतनी रात इस तरह घूमना ठीक नहीं, जानवर बेहद खतरनाक हैं यहाँ। आज रात तुम दोनों मेरी हवेली में क्यों नहीं रुक जाते, पास ही में है, उस व्यक्ति ने अपनी आंखों से घूरते हुए कहा। कुछ सोचने के बाद बुमराह ने हाँ कह दिया और सैम को उस बग्गी में बैठने का इशारा किया। बग्गी में बैठते ही सैम ने डरते हुए कहा, कल देखना मेरा भी चेहरा सफेद होगा और मैं बग्गी पर लोगों को घूरता दिखूंगा। तुम चुप रहो यार, बस मैं जो कह रहा हूं वो करते रहना, बुमराह ने कहा। बग्गी सुनसान रास्ते पर एक और बढ़ने लगी और थोड़ी देर में बुमराह और सैम उस हवेली पहुंच गए। बुमराह जब बग्गी से उतरे तो उस जगह को ध्यान से देखने लगे। ये जगह आम नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है यहां। ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसा सिब्बू ने बताया था। ये हवेली, मशाले, सफेद पत्ते और एक दरवाजा, इस पर सांप के फन के आकार में खुदाई भी हुई है, सब हूबहू वैसा ही है। तभी उस व्यक्ति ने हवेली का दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, मेरे दोस्त की तबीयत थोड़ी खराब है, हम थोड़ी देर में आते हैं, बुमराह ने कहा। ज्यादा देरी मत करना, समय हो चला है, उस व्यक्ति ने कहा। समय? समय मतलब? बुमराह ने पूछा। मेरा मतलब है बाहर जंगली जानवर हैं, रात को ये हवेली बंद हो तभी ठीक है। वो व्यक्ति ये कहते हुए अंदर चला गया। तुम वो सामान लाए हो? बुमराह ने सैम से पूछा। हाँ, सैम ने एक छोटा सा बैग अपनी जैकेट से निकालते हुए कहा। इसमें वो सब सामान है जो तुमने मंगवाया था। बुमराह ने तुरंत बैग ले लिया और उसमें से एक कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र सैम को देते हुए कहा, तुम यहीं बाहर रुकना और अगर मैं अगले 2 घंटे में बाहर नहीं आया तो इस कंपास का इस्तेमाल कर शहर की ओर चले जाना। याद रहे, तुम्हें 60 डिग्री नॉर्थ में सीधे जाना होगा और अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम जंगल में फंसे रह जाओगे और दोबारा वो दुनिया नहीं देख पाओगे। मतलब? और तुम अंदर जा ही क्यों रहे हो? तुम्हें पता तो है वो प्रेत आत्मा है, वो तुम्हें मार देगी। तुम भी मेरे साथ वापस चलो, सैम ने कहा। मुझे कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, इतना कह बुमराह हवेली के अंदर चले गए। कुछ ही पल बाद अंदर से भयानक आवाजें आने लगी। कभी किसी के गुर्राने की आवाज आती तो कभी किसी के तेज आवाज में बोलने की। सैम डर में वहीं जमा रहा। अचानक वो हवेली हिलने लगी और धीरे धीरे बर्फ की चादर में ढकने लगी। सैम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने आज तक इतना भयावह दृश्य नहीं देखा था। जो हवेली इतनी बड़ी और ऊंची थी वो बर्फ के अंदर समाने लगी थी। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो वापस जाए कि नहीं। उसके हाथ पांव सुन्न हो चले थे कि तभी सामने का दरवाजा तेजी से टूटकर गिर गया। सैम ने डर में जब उस ओर देखा तो पाया डिटेक्टिव बुमराह बेजान हालत में किसी तरह बाहर की ओर निकल रहे थे। उनके साथ रहमान भी था। बुमराह के दोनों हाथ जल चुके थे और उनके पांव में भयानक चोट लगी थी। बुमराह तुम ठीक तो हो? और ये कौन है? सैम ने परेशानी में पूछा। अभी टाइम नहीं है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, कुछ ही देर में यह जगह बर्फ के अंदर समा जाएगी, बुमराह ने कहा। सैम ने तुरंत इधर उधर देखा तो पाया बग्गी वहां बाहर खड़ी थी। सैम ने बिना समय गंवाए बुमराह और रहमान को बग्गी में बिठा कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल कर बताई गई दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो जंगल से बाहर निकलने को हुए थे कि अचानक एक बड़े पेड़ से टकरा वो तीनों बग्गी से नीचे आ गिरे। रहमान और बुमराह दोनों जमीन से टकरा बेहोश हो गए। सैम ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए पुलिस ऑफिसर विदित को फोन लगा दिया। कुछ ही देर के बाद पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई और तीनों को शहर ले आई। अगले दिन जब बुमराह और सैम दोनों अस्पताल से बाहर आए तो जंगल के किनारे झील पर बैठ गए। बुमराह के पैर और हाथों पर पट्टियां बंधी थी। सैम के भी एक हाथ पर चोट आई थी। बुमराह कुछ बोल नहीं रहे थे, बस झील के ठहराव में
खोए थे। सैम ने चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा, तुमने बताया नहीं, आखिर क्या था उस घोड़ा गाड़ी वाले का रहस्य? वो प्रेत आत्मा लोगों को क्यों ले जाती थी? सैम ने पूछा। वो व्यक्ति वो आम व्यक्ति नहीं था। उसके पास जो ज्ञान और तकनीक थी वो आज के मानव के पास नहीं है। उसकी हवेली के अंदर अजीब से इंस्ट्रूमेंट्स यानी उपकरण लगे थे, और वो जैसे ही एक अजीब सी भाषा में जोर जोर से बोलता था, उन इंस्ट्रूमेंट से एक अजीब सा साउंड यानी ध्वनि निकलती थी, जिसकी वजह से वहां खड़े आम व्यक्ति के दिमाग की मांसपेशियां अलग सा व्यवहार करने लगती थी। वहां खड़ा कोई भी आम मानव उसके कुछ ही पल बाद उसका गुलाम सा बन जाता था। वो घोड़ा गाड़ी वाला व्यक्ति उसके बाद अपने दिमाग से उन पर नियंत्रण पा लेता था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, सैम ने हैरान होते हुए पूछा। मतलब यह कि जब रहमान अंदर फंस गया तो हवेली के अंदर जो साउंड यानी ध्वनि निकली, उसकी वजह से रहमान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा, और ठीक उसके बाद वो घोड़ा गाड़ी वाला उसने रहमान पर अपने दिमाग से ही काबू पा लिया। उसके बाद वो जैसा सोचता था वो अपने दिमाग से वही संदेश रहमान के मस्तिष्क यानी ब्रेन को भेजता था, और रहमान बिल्कुल वही करता था जो वो चाहता था। बुमराह ने कहा, तुम कहना चाहते हो वो दूसरे का दिमाग अपने दिमाग से जोड़ लेता था और फिर उससे जो चाहे करवाता था, सिर्फ सोचकर, बिना कुछ बोले? सैम ने पूछा। बिल्कुल ठीक। समझ लो वो दूसरे व्यक्ति की दिमाग की तारें अपने दिमाग से जोड़ लेता था, और उसके बाद वो बस सोचता था और वो मैसेज दूसरे के दिमाग में पहुंच जाता था। पर वो ऐसा करता क्यों था, और लोगों के चेहरे सफेद क्यों हो जाते थे? सैम ने पूछा। वो शायद एक भयानक खोज कर रहा था, या फिर अपनी सेना तैयार करने में लगा था। ऐसे लोगों की सेना जो खुद को मरा हुआ समझते थे। शायद वो उनके दिमाग को ऐसे ही सिग्नल्स भेजता था जिससे कोई भी व्यक्ति खुद को मरा हुआ समझता था। इसके लिए वो उनके शरीर से खून भी निकाल लेता था, और सिर्फ उतना ही खून छोड़ता था जिससे वो जिंदा रह सके। कम खून होने के कारण लोगों का चेहरा सफेद हो जाता था। और तुम कैसे बचे? सैम ने पूछा। मैंने यहां आने के बाद इस केस का जिक्र अपने एक मित्र डॉक्टर उपाध्याय से किया। वो एक बड़े वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है वो घोड़े गाड़ी वाला किसी मशीन या उपकरण का इस्तेमाल कर लोगों को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित कर देता हो, जिससे मानव के न्यूरल नेटवर्क यानी दिमाग में जो तारे होती हैं उन पर असर हो जाता हो। तो उनकी सलाह पर मैंने तुमसे एक मशीन मंगवाई थी, वो बैग में थी, और जिसके इस्तेमाल से मैंने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाया जिसकी वजह से वो व्यक्ति मेरे दिमाग पर काबू ना पा सका। लेकिन उसके पास ऐसी तकनीक आई कहां से, और हवेली बर्फ से क्यों ढकने लगी थी? सैम ने पूछा। कहते हैं आइंस्टाइन और विवेकानंद दो लोग ऐसे थे जो आम आदमी से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, पर जरूरी नहीं कि सिर्फ वो दोनों ही इस दुनिया में अकेले ऐसे हों। यह व्यक्ति शायद उनके आसपास अपना दिमाग इस्तेमाल करता था, या शायद ज्यादा, और इस तरह की तकनीक बना पाया जो इस दुनिया की समझ से परे है। उस व्यक्ति ने लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में तापमान को बदलने की प्रणाली अपनाई थी, जिसकी वजह से वो हवेली को जब चाहे बर्फ से ढक देता था, या फिर वापस बर्फ पिघला हवेली को बाहर ले आता था। जब हवेली बर्फ से ढकी होती थी तो शायद किसी को नजर भी नहीं आती थी। उसके पास शायद बादल बनाने की तकनीक भी थी, बुमराह ने कहा। लेकिन वहां तक कोई पहुंच क्यों नहीं पाया, और कोई हवेली का पता क्यों नहीं लगा पाया? सैम ने पूछा। ये मुझे भी समझ नहीं आया, इसलिए तो मैंने तुम्हें कंपास इस्तेमाल करने के लिए कहा, क्योंकि जब वो हमें हवेली ले जा रहा था तो मैंने दिशा सूचक यंत्र पर देख लिया था कि वो बिल्कुल 60 डिग्री पर लेकर जा रहा है, बुमराह ने कहा। तभी पुलिस अफसर विदित भी वहां आ गए। कैसे हो बुमराह? बिल्कुल ठीक, बुमराह ने कहा। आपके बताए तरीके से हमने वो हवेली खोज ली, पर आश्चर्य की बात है वो जगह पूरी बर्फ से ढकी थी। इतनी बर्फ तो इस पूरे इलाके में है ही नहीं, और वो बग्गी वाला वो भी हमें नहीं मिला, विदित ने कहा।
सैम ने पहले बुमरा को देखा और फिर मुस्कुराते हुए ऑफिसर विदित से कहा, हम तुम्हें सब बताएंगे, पहले पूरे शहर में नोटिस लगवा दो, कोई भी देर रात जंगल की ओर ना जाए। मैं समझा नहीं, विदित ने कहा। चलो ये चर्चा समोसे और चाय पर करते हैं। बुमरा ये कह उठ खड़े हुए और विदित और सैम को लेकर शहर की ओर चल दिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।